देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में मैथ के पूछे गए क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करना सिखाऊंगा और मैं आपको जो है ना शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। तो उन्हें अगर आप 1 से 2 बार लिखते भी हो ना और आप लोग उसके क्वेश्चंस कर लेते हो उससे रिलेटेड, तो आपको फॉर्मूला जो है ना याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक बार आप लोग ट्रिक देख लीजिए और मैं आपको और भी क्वेश्चंस दिखा देता हूं जो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप लोग भी साथ ही साथ सॉल्व कीजिए और आप लोग पहले आंसर निकालिए कि आपका कितना आ रहा है। ठीक है? तो इससे आपका प्रैक्टिस होगा और फॉर्मूला भी अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे फॉर्मूला काम करता है। देखिए, जो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे एक बार आप लोग यहां पर देख लीजिए और बिल्कुल मैं आपको 30 से 40 सेकंड में इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है ना? आप लोग पहले क्वेश्चंस देख लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, एक वर्ग का विकर्ण 4 वर्गमूल में 2 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो गाइस, वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हमें उस वर्ग के जो है ना किसी भी एक भुजा की लंबाई पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्ग के चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होता है। तो अगर हमें एक साइड की लेंथ पता चल जाता है ना, तो हम इजीली जो है भुजा का स्क्वायर या भुजा गुना में भुजा वाला फॉर्मूला लगा देंगे और फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भुजा ही तो नहीं पता है, तो आखिर हम भुजा कैसे फाइंड करें। तो देखो गाइस, इस क्वेश्चन में जो है विकर्ण की लंबाई दे रखा है, विकर्ण की जो लंबाई है ये 4 वर्गमूल में 2 सेंटीमीटर है। तो यहां पर जो है ना अगर आपसे बोला जाए कि वर्ग का विकर्ण फाइंड कीजिए, तो वर्ग के विकर्ण फाइंड करने का सूत्र क्या होता है ये पता है ना, तो इससे आप दोनों चीज फाइंड कर सकते हो, वर्ग के विकर्ण भी और वर्ग के भुजा भी। देखिए, वर्ग के विकर्ण की लंबाई फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है दोस्तों भुजा गुना में वर्गमूल 2। ठीक है ना? भुजा गुना में वर्गमूल 2। अब दोस्तों इसको बराबर में हम रख देंगे, जो वर्ग के विकर्ण दे रखा है 4 वर्गमूल में 2 सेंटीमीटर, बराबर में रखते ही हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए, भुजा गुना में वर्गमूल 2 इज इक्वल टू 4 वर्गमूल में 2। ठीक है, यही दे रखा है, बराबर में हमने रख दिया और इससे हमें पता है क्या पता चलेगा, भुजा पता चल जाएगा इस वर्ग की। तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कैंसिल हो गया, या फिर आप भुजा यहीं रहने देंगे ना और वर्गमूल 2 को उस साइड लेकर जाएंगे बराबर के उस साइड में, तो इस साइड में तो गुना हो रहा है, उस साइड में जाकर ये भाग हो जाएगा, भाग में चेंज। तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 में भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4। तो आपको पता चल गया इस वर्ग की जो एक भुजा की लंबाई है वो क्या बचा, 4 आया। अब 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए, भुजा आपको पता चल गया ना, तो क्या होता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, या भुजा गुना में भुजा कर दीजिए, तो आपको पता चल गया 16 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। या आपसे बोला जाए कि प्रथम 100 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे अगर आपसे बोला जाए तो सिंपली दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का योग फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ना, शॉर्टकट ट्रिक, ये आपको बस पता होना चाहिए। देखो पहले मैं आपको जो है ना इन सभी फॉर्मूले को समझा देता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए क्या कहा गया है, प्राकृत संख्याओं का योग, या फिर आपसे कहा जाए कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, या फिर अगर आपसे ये कहा जाए कि लगातार या क्रमागत 100 प्राकृत संख्याओं का योग, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे हमारा क्वेश्चन था कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको ट्रिक नहीं पता है वो 1 से लेकर 100 तक लिखेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे, वो करेंगे ही नहीं क्योंकि टाइम ही इतना ज्यादा लग जाएगा, 10 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में जो है ना आपको ट्रिक पता होना चाहिए। एन का मतलब होता है कुल प्रेक्षण। अब 1 से लेकर 100 तक कुल कितने प्राकृत संख्याएं होंगी, 100 है। ठीक ना? तो एन आपको पता चल गया 100। अब दोस्तों एन के स्थान पर 100 रख दीजिए और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखिए एन के स्थान पर 100 रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और एक प्लस कर देंगे तो आपका 101 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ही हम यहां पर कर देते हैं, गुना में 101 बटे में 2 कर दीजिए और 2 से आप भाग कर दीजिए, तो आपका 50 गुना में 101 और इससे आप गुना करेंगे तो देख लीजिए 5050 लगा दीजिए, तो 5050 आपका आंसर आ गया 100 प्राकृत संख्याओं का योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य। कहने का मतलब यह है कि आपको प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का जो है ना माध्य याद करना है। तो माध्य को हम इंग्लिश में एवरेज भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं और इसको हम औसत भी कहते हैं। तो देखो गाइस, माध्य में क्या करते हैं, कुल प्रेक्षणों का योग करते हैं, फाइंड ऊपर में लिखते हैं कुल प्रेक्षणों का योग, बटे में कुल कितनी है वो संख्या उसको नीचे लिख देते हैं जितना है वो और भाग कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। इसी को माध्य और एवरेज कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर प्रथम 10 बोला गया है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, माध्य क्या होगा, तब आप लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर भाग करेंगे, तो टाइम लग जाएगा ना। तो दोनों का मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। देखो अगर आपसे एवरेज बोला जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना,
कितना भी बोल दिया जाए, जैसे उस क्वेश्चन बोला गया है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो n कितना है, कुल प्रेक्षण कितना है 10 है, एक आप अपने तरफ से प्लस कर दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और विथ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ये काम करता है कि नहीं, ठीक ना। देख लीजिए 11 बटे में आप 2 कर दीजिए, तो आपका ये आंसर आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 5.5। ये औसत है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। और मैं आपको विथ प्रूफ यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। देखिए पहले आपको क्या करना होता है, माध्य में कुल प्रेक्षणों का योग करना होता है। तो मैंने सारे जो है यहाँ पर नंबर लिख लिए, और बटे में कितने प्रेक्षण है ये, तो उतना से भाग कर दूंगा तो हमारा औसत आ जाएगा। अब इनको आप प्लस कर लीजिए, 1 से लेकर 10 तक कुल जितने प्राकृत संख्या उनका योग क्या होता है। तो मुझे तो फॉर्मूला पता है दोस्तों, आप लोग प्लस कर लीजिए सिंपल वाला। मैं तो यहाँ पर फॉर्मूला ही लगाऊंगा और उसी तरीके से करूंगा, ठीक ना। देखिए n के स्थान पर मैं 10 रख देता हूं, और अंदर हो जाएगा 10 और 1 11, 11 बटे में यहाँ पर 2 कर देता हूं, 2 पचे 10, 5 आ गया, 11 पचे 55। तो मुझे पता चल गया कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग जो है 55 हुआ। अब मैं इसको औसत निकालने के लिए, कुल प्रेक्षण कितने हैं 10 है, तो 10 से भाग कर दूंगा, 55 में 10 से जब मैं भाग करूंगा तो 5.5 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे कीजिए या इस तरीके से कीजिए, कुल n आपका 10 है, प्लस में 1 बटे में 2, 11 बटे में 2 कर दीजिए, आपका 5.5 आंसर आ जाएगा। तो बात वही है, देख लीजिए आप लोग, ठीक ना। तो ध्यान रखना है, चाहे प्रथम 100 बोला जाए, 1000 बोला जाए, 10,000 बोला जाए, वही वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। अब इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब औसत भी पूछा जा सकता है, तो प्रथम 20 सम संख्याओं का, या प्रथम 100 या प्रथम 1000 सम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। पहले ये आपको पता होना चाहिए कि सम संख्याएं कौन सी होती है। 2 से स्टार्ट होती है और जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल होती है, 2 4 6 8 वैसे ही चलते रहता है। देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला, प्रथम या प्रथम n या प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, या 100। तो बस आपको n पता होना चाहिए, कुल प्रेक्षण प्रथम 10 बोला गया है, तो जैसे आप 10 लिखोगे फिर प्लस करोगे तो टाइम लग जाएगा ना, 2 4 6 8 इस तरीके से नहीं करना। आपको फॉर्मूला लगा देना है। 10 बोला जाए तो आपको n के स्थान पर 10 रखना है, अंदर में n के स्थान पर 10 रखना है, 1 प्लस कर देना है, तो 10 गुना में आपका हो जाएगा 11, ठीक ना। तो 11 दहाँ के 110, प्रथम 10 सम संख्याओं का जो योग होगा वो 110 होगा। अब इससे मैं विथ प्रूफ में आपको यहाँ पर जो है ना, मतलब कि प्रूफ करके आपको शो कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर प्रथम 4 जो है सम संख्याओं का योग फाइंड करता हूँ दोनों तरीके से। पहले तो मैं सिंपल तरीके से प्लस कर लेता हूँ, ठीक है ना, और दूसरा ट्रिक लगा दूंगा। देखिए 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20 हो गया। और मैं इसमें क्या करता हूँ, ट्रिक वाला लगा देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। देखिए n कितना है, इसमें कुल प्रेक्षण 4 है, 4 सम संख्याओं का योग फाइंड करना है, तो n के स्थान पर 4 रखता हूं और अंदर में n के स्थान पर 4 रखूंगा और 1 प्लस कर दूंगा तो 5 हो जाएगा, 5 चौक 20। बात वही है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो वही फॉर्मूला लगाया हमने, n ब्रैकेट में n प्लस में 1, हमारा आंसर आ गया। सॉरी 20 नहीं, हमने तो 10 किया है ना, इसमें 20 बोला गया है, तो चलिए भाई 20 कर लेते हैं, ठीक है। n के स्थान पर 20 रख दीजिए और अंदर में n प्लस में 1, 20 प्लस में 21, 20 और 1 21 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका आ जाएगा 21 दूनी 42, 420 आ जाएगा। अब यहीं पर बोल दिया जाए कि 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तब आप क्या करोगे दोस्तों, तो सिंपली जो है ना, कुल प्रेक्षण कितने हैं, तो भाई 20 है, तो आप 20 से भाग कर दीजिए, यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, n प्लस 1 बटे में कुल प्रेक्षण 20 है, मतलब n आपका 20 है, ये लगा दीजिए। अब n से n कैंसिल हो गया, या फिर आप सॉल्व करने के बाद कैंसिल कीजिए, बात वही है आपका, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पर हम उसी तरीके से कर लेते हैं, 21 हो गया ना, n प्लस में 1 बटे में यहाँ पर कुल 20 हो गया, इससे मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 21 आंसर, ठीक ना। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत या माध्य 21 आएगा। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो औसत में आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले तो हम कुल प्रेक्षणों का योग फाइंड करते हैं और वो कुल कितनी है उससे हमें भाग कर देना होता है। अगर संख्याएं सम हो तो फिर उसके लिए तो फॉर्मूला अलग लगाएंगे ना, सम संख्याओं का योग फाइंड करने का, ये वाला लगाएंगे, आप लोग देख सकते हो। तो प्रथम 100 बोला गया है तो सबसे पहले उसका योग फाइंड कर लेते हैं। 100 ब्रैकेट में अंदर में 100 रखेंगे n के स्थान पर और 1 प्लस कर देंगे तो आपका 101 आ जाएगा। तो ये तो योग का हो गया। अब आपको इसका औसत निकालना है, तो औसत में कुल प्रेक्षण से भाग कर देते हैं। तो 100 बोला गया तो 100 प्रेक्षण होगा, 100 से भाग करेंगे तो आपका 101 आ गया आंसर, ठीक ना। चाहे इनमें से आप दोनों अगर समझ जाएंगे तो आपको फॉर्मूला नहीं भी पता होगा तो भी आप केवल इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर लोगे, इस फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक ना, जिसको यहाँ पर इसको रेक्टेंगल में रखा है, आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 20
विषम संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही इसका आसान सा ट्रिक है दोस्तों। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं कौन सी होती है, जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं होती है, ठीक ना, वो हमारी विषम संख्याएं होती है। 1, 3, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद हमारा 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सभी विषम संख्याएं हैं। अब आप कुल 20 विषम संख्याओं को लिखोगे, फिर प्लस करोगे तो टाइम लग जाएगा। बस आपको n का स्क्वायर कर देना है। कहने का मतलब यह है कि जितना बोला जाए, प्रथम 20 बोला गया है तो 20 प्रेक्षण है, तो n हमारा 20 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करोगे आप तो आपका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये है करने का तरीका। अगर आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सिंपल वही है, पहले प्रेक्षणों का योग फाइंड कर लीजिए, n का स्क्वायर लगा दीजिए, उसके बाद दोस्तों कुल कितने हैं, तो कुल 20 है, n से भाग कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि 20 से भाग कर दीजिए, तो 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा। 400 में आप 20 से भाग करेंगे तो आपका औसत भी निकल जाएगा। 2 दूनी 4, यहाँ पर 2, 20 आएगा आपका। या फिर एक फॉर्मूला होता है औसत निकालने का, केवल n। अब n कैसे मिला मुझे, तो n का स्क्वायर कुल प्रेक्षणों का योग फाइंड कर लिया। विषम संख्याओं का योग फाइंड करने का n का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और औसत में कुल प्रेक्षण से भाग कर देते हैं n से, तो n आ गया। मतलब जो नंबर दे रखा है ना वही होगा आपका। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि प्रथम जो है ना 1000 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो भाई n जो है ना हमारा 1000 है, तो n ही है फॉर्मूला विषम संख्याओं का औसत फाइंड करने का, और योग फाइंड करने का फॉर्मूला n का स्क्वायर, ठीक है। जितना प्रेक्षण दे रखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य, सम संख्याओं का माध्य मतलब औसत पूछा गया है, तो सम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, ये है, ठीक है ना। अब 20 बोला गया है तो n हमारा 20 है, तो n 20 से भाग कर देंगे तो आपका औसत निकल जाएगा, क्योंकि पहले तो हम कुल प्रेक्षणों का योग फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से, तो आ जाएगा। अब कुल कितने हैं उससे भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर फॉर्मूले के माध्यम से भी समझ सकते हो। देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो 20 बोला गया है तो आप 20 रख दीजिए, अंदर में 20 प्लस में 1 21 हो जाएगा, और n से भाग कर दीजिए 20 से, तो आपका 21 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण से है, इसके आपको मूल फाइंड करना है। तो देखो गाइस, इसका हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताता हूं। देखो 7 को जो है ना आप इस तरीके से फैक्टर करो, उसका गुणनखंड करो कि दोनों को गुना करने पर इन दोनों को गुना करने के बराबर आए। मतलब पहला जो पद है a और c, 2 और 6 को गुना करने पर कितना आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है, ठीक है, 6 दूनी 12। अब 7 को इस तरीके से तोड़िए कि उसको गुना करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो देखो गाइस, हम इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 4x प्लस में 3x में, ठीक ना, तो दोनों को जोड़ने पर 7x आएगा और गुना करने पर आपका वही 12 आएगा, ठीक ना। यहाँ पर 12x का स्क्वायर लगा देता हूँ, तो इनको जब आप गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा फैक्टर बन गया, क्योंकि फैक्टर इसके अकॉर्डिंग बनाना होता है। पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना करेंगे, जो आएगा वही आपका जो है ना बीच वाले को फैक्टर करने पर गुना करने पर आना चाहिए, और जोड़ने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए, ठीक ना। ये है हमारा रूल। तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 6। अब यहां पर इस तरीके से आप पेयर बनाइए। अब पेयर बनाकर कॉमन निकालिए। अब ऐसा कौन सा नंबर पे कॉमन निकालेंगे जो दोनों में हो। तो देखिए पेयर हम निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आप 2 निकालिए, ठीक ना, क्योंकि अंदर हमें ब्रैकेट में भी रखना है। 2 निकाल लिया, और अगर हम x निकालते हैं तो अंदर में हमारा x प्लस में 2 रह जाएगा, ठीक है। और x प्लस में 2 जो रहेगा ना वो ही यहाँ पर भी रहना चाहिए। तो x प्लस में 2 यहीं पर आंख बंद करके आपको लिख देना है। अब यहाँ पर 3 आप रखोगे तो वही नंबर आएगा, 3x प्लस में 6 ही आएगा जब आप इसको गुना करोगे। तो एक मूल तो हमारा ये हो गया x प्लस में 2, और दूसरा हो गया 2x प्लस में 3, ठीक ना। x प्लस में 2 एक मूल हो गया ब्रैकेट वाला, और दूसरा क्या हो गया 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3। ये हो गया आपका आंसर। आगे और सॉल्व करना चाहते हो तो इसमें आप बराबर कुछ साइड लेकर जाओगे तो ये माइनस में 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2, और इसको बराबर कुछ साइड लेकर जाओगे तो आपका 2x इज इक्वल टू माइनस में 3 हो जाएगा, और x यहीं रहने दीजिए, और 2 यहाँ गुना में हो रहा है, उधर लेकर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -3/2। ये दोनों इसका x की वैल्यू फाइंड हो गया, और ये मूल हो गया। और मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। गुणनखंड में बस यही ध्यान में रखना है कि पहले वाले पद और सबसे लास्ट वाले को गुना करने पर जो आ रहा है वही बीच वाले को तोड़ने पर, गुणनखंड करने पर, उनको गुना करने पर आए। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, वर्गमूल में 3/4 गुना भुजा के स्क्वायर, ठीक ना, भुजा का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए वर्गमूल 3/4 गुना भुजा गुना में भुजा, ठीक ना, भुजा का स्क्वायर वही है। 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो गया, 12 तिया 36, 36 वर्गमूल में
3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 3। और हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल, और क्यूब जो होता है ना घनमूल, वो क्यूब में आता है, घनमूल सॉरी आयतन जो है ना वो क्यूब में आता है, घनमूल में नहीं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल क्या होगा? तो देखो गाइस, पिछली वीडियो में जो है एक मिस्टेक हो गया था। देखिए, मूलों का योगफल फाइंड करने बोला गया है ना, तो एक होता है अल्फा जमा में बीटा। अल्फा जमा में बीटा का मतलब होता है माइनस बी बटे में ए, ठीक है ना, माइनस बी बटे में ए होता है अल्फा जमा बीटा। तो यहाँ पर योगफल बोला है, तो बी क्या होगा? बी हमारा यहाँ पर 8 होगा, माइनस का 8। तो आप माइनस बी वाला यहाँ रहने दीजिए, माइनस में 8 बटे में ए क्या है आपका 7। तो ये आपका प्लस में 8 बटे में 7 जो है ये आपका ये मूलो। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या कहा गया है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर दोस्तों हमारा त्रिभुज समबाहु होता, समबाहु त्रिभुज होता, तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती, लेकिन यहां पर तो नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज का अगर आपसे क्षेत्रफल फाइंड करने बोला जाए, तो आप दोस्तों हीरोइन का सूत्र द्वारा जो है ना मतलब फाइंड कर सकते हो। तो हीरोइन का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो है ना हमें इसका अर्ध परिमाप निकालना होता है, और अर्ध परिमाप क्या होता है ना, S इज इक्वल टू, मतलब तीनों भुजाओं का आपको योग फाइंड करना है, ठीक है ना, A प्लस में B प्लस में C बटे में 2, ये होता है अर्ध परिमाप। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, वर्गमूल में S, पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर 24 बटे में 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 12, ठीक ना, 12 आपका अर्ध परिमाप हो गया। अब आपको क्या करना है, S ब्रैकेट में S माइनस में A, उसके बाद ब्रैकेट में S माइनस में B, उसके बाद ब्रैकेट में S माइनस में C, ये आपको कर देना है। अब आपको क्या करना है, तो S के स्थान पर 12 रख देना है, उसके बाद S माइनस A, मत कहने का मतलब यह है कि 12 माइनस में A क्या है आपका 6, दूसरी भुजा आपका B 8 है, C 10 है। इस तरीके से आप कर दोगे। तो यहां पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो S जो है हमारा क्या है 12 है, तो मैं यहाँ पर 12 रख देता हूँ। अब S माइनस A करूँगा, मतलब कि 12 में से 6 घटाऊंगा तो आपका 6 ही आएगा, गुना में ब्रैकेट हटाकर। उसके बाद 12 माइनस B, मतलब 12 में से 8 घटाऊंगा तो 4 आएगा। उसके बाद 12 माइनस C, मतलब 10 घटाऊंगा तो आपका 2 आएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका जो है क्षेत्रफल पता चल जाएगा इस त्रिभुज का। तो देखो गाइस, हम क्या करते हैं, इसका जो है वर्गमूल निकाल देते हैं, ठीक ना। वैसे भी आप सभी नंबर को गुना करोगे तो जो बड़ा वाला नंबर आएगा उसका वर्गमूल निकालना होगा, तो आप फैक्टर करके ही निकालोगे। हम इसके अंदर ही तुरंत कर लेते हैं। देखिए 12 को आप छोटे खंडों में फैक्टर करो, 2 दूनी 4 तिया 12, इस तरीके से कर सकते हो। 6 को आप 3 दूनी में 6 कर सकते हो, उसके बाद 4 को 2 दूनी 4 कर सकते हो, लास्ट में बचा आपका 2। और आपको पता है वर्गमूल में यहाँ पर 2 छुपा हुआ होता है, इसलिए हम जो है ना 2 गुणनखंडों का पेयर बनाते हैं। इस तरीके से आपको पेयर बनाना है। तो एक बार 2 निकला, एक बार 3 निकला, फिर 2 निकला, पेयर बनकर गुणनखंड का, ठीक ना, यहाँ पर। उसके बाद फिर 2 निकला, तो कितने बार 2 बाहर निकल रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार बाहर 2 निकला, और 1 बार 3 निकला, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। क्या कहा गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 9 वर्गमूल में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो इसकी एक साइड आपको बताना है, मतलब कि इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताना है। तो देखो गाइस, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ये आप सभी जानते हैं। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये वर्गमूल 3 बटे में भुजा का स्क्वायर होता है, वर्गमूल 3 बटे में 4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है और बराबर में जो क्षेत्रफल दे रखा है ना उसको रख देना है इस तरीके से। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों, बराबर के आमने सामने कैंसिल हो जाता है अगर सेम नंबर है तो, ठीक ना। अब आपके पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा भुजा का स्क्वायर बटे में 4 इज इक्वल टू 9 बचा, ठीक ना। भुजा का स्क्वायर हमारे पास बचा, और यहाँ पर हमारे पास बटे में 4 बचा, और यहां पर हमारे पास 9 बचा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक ना, सॉल्व करने के लिए। तो 9 चौक 36 हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। देख लीजिए, भुजा का स्क्वायर इज, सॉरी मैं यहां पर क्यूब लगा रहा हूं, ठीक ना, भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे यहां पर 36 आ गया। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब हम इस स्क्वायर को बराबर किस साइड में लेकर जाएंगे तो ये वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर वाला वर्गमूल में, और क्यूब वाला जो होता है ना क्यूब रूट में चेंज हो जाता है, मतलब कि घन वाला घनमूल में। तो अब आपको क्या करना है, 36 का जब आप वर्गमूल निकाल देंगे तो इस समबाहु त्रिभुज का जो इस समबाहु त्रिभुज का जो भुजा की लंबाई है ना आपको पता चल जाएगा। तो 6 6 36 फैक्टर कर दीजिए, आपका भुजा का जो लंबाई है वो 6 आ गया बाहर निकलकर, एक
पेयर। चलिए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन जो है मैं आपको देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये 4 वर्गमूल में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई आपको फाइंड करके बताना है।